अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ इकरा अब्बासी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स को। हम देखेंगे कितनी तरह के ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके सिम्टम्स क्या हैं, उनके कॉजेज़ क्या हैं और फिर उसके बाद उनका ट्रीटमेंट क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ईटिंग डिसऑर्डर होता क्या है। बेसिकली एक सीरियस कम्प्लेक्स मेंटल हेल्थ कंडीशन होती है जिसमें एक इंडिविजुअल जो है वो अनहेल्दी ईटिंग बिहेवियर में इन्वॉल्व होता है और उसको बहुत ज़्यादा सवेयर कंसर्न्स होते हैं उसके बॉडी वेट के बारे में या उसके बॉडी शेप को लेके, ठीक है। और ये जो डिसऑर्डर्स हैं ये इफ़ेक्ट कर सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल को, रिगार्डलेस कि उसकी एज क्या है या उसका जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है या कौन सा उसका बैकग्राउंड है, ठीक है। और इसके बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, फिजिकली भी, इमोशनली भी और सोशली भी। अगर हम देखें कि हमारे पास कितनी तरह के ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं तो हमारे पास ये कुछ टाइप्स हैं। हम इन सबको वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो टाइप है हमारे पास वो है एनोरेक्सिया नर्वोसा। अगर हम एनोरेक्सिया नर्वोसा की बात करते हैं तो जो इंडिविजुअल जिनको एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है उनके अंदर एक इंटेंस फियर होता है कि उनका वेट गेन ना हो जाए या उनका बॉडी इमेज जो है वो ना ख़राब हो जाए, जो कि लीड करता है कि वो अपना जो फूड इनटेक है उसको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। वो फूड इनटेक जितना भी इनटेक है उसको बिल्कुल या तो कम कर देते हैं, ये मतलब ना होने के बराबर होता है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा उनका सवेयर वेट लॉस हो जाता है और इवन माल न्यूट्रिशन हो जाती है। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें, एक तो एक्सट्रीम थिननेस, ठीक है। और ये कि उस थिननेस को वो मेंटेन रखेंगे, बहुत कमज़ोर हो जाएंगे और फिर वो अपना हेल्दी जो वेट है उसको भी मेंटेन करने से इनकार कर देंगे, कहें कि हमें नहीं करना। बल्कि वो उनको फ़ियर होगा कि कहीं उनका वेट गेन ना हो जाए, उनका बॉडी इमेज ख़राब ना हो जाए। और वो जो है इतना ज़्यादा इस चीज़ को रखते हैं कि उनका जो बॉडी वेट है बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। अगर हम एनोरेक्सिया नर्वोसा की बात करते हैं तो इसके बहुत सीवियर हेल्थ रिस्क भी हो सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, इनफर्टिलिटी हो सकती है और इवन जब बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है तो डेथ भी हो सकती है एक इंडिविजुअल की। उसके बाद अगर हम दूसरे मेंटल जो ईटिंग डिसऑर्डर है उसकी बात करते हैं तो ये है ब्लूमिया नर्वोसा। ब्लूमिया नर्वोसा बेसिकली इसमें क्या होता है कि एपिसोड्स होती हैं आपकी ना बिंज ईटिंग की, जिसमें आप कंपनसेटरी बिहेवियर जो है खाने के बाद, जैसे बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है लेकिन उसके बाद कोई कंपनसेटरी बिहेवियर में इंडिविजुअल इन्वॉल्व होगा, जैसे वॉमिटिंग कर ली, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने लग गए या लेक्सेटिव्स ले लिए ताकि वेट गेन ना हो। इसके सिम्टम्स क्या हैं कि आप जो भी इंडिविजुअल है जिसको ये डिसऑर्डर होगा वो क्या करेगा कि बहुत ज़्यादा रिपीटेडली एपिसोड्स होंगी कि वो बहुत ज़्यादा खाना खा रहा है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में शॉर्ट पीरियड के अंदर, ठीक है। बहुत थोड़े टाइम में बहुत ज़्यादा खाना खाना और उसको जब ये एपिसोड आएगी उसको खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा जब वो बहुत ज़्यादा फूड का इंटेक कर रहा होगा। और फिर जो है जब वो खाना खा चुकेगा तो फिर उसके बाद वो ऐसा बिहेवियर अपनाएगा, ऐसे बिहेवियर में इंगेज होगा कि उसका वेट गेन ना हो, वो किसी भी तरह का हो सकता है। जैसे मैंने बताया वॉमिटिंग हो सकती है या एक्सरसाइज हो सकती है या कुछ भी, अगर वो जो है वो कुछ सर्टेन टाइप की मेडिसिन लेना शुरू कर दे। अब हेल्थ रिस्क की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, उसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो सकती हैं बॉडी के अंदर, उसको बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो सकती है और इवन उसको हार्ट कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। उसके बाद अगर हम थर्ड मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर की बात करते हैं जो ईटिंग से रिलेटेड है तो वो है बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो ये डिसऑर्डर जो है वो इसमें जो है रिकरेंट एपिसोड्स होती हैं कि आपने बार बार किसी इंडिविजुअल ने खाना खाया और बहुत ज़्यादा अमाउंट में खाना खा लिया है, इतना ज़्यादा खाना खा लेना कि उसको फिर खुद को ही डिस्कम्फर्ट फील होने लग जाए और उसके बाद वो कोई कंपनसेटरी बिहेवियर भी नहीं कर रहा। वो ना तो एक्सरसाइज करने में उसको कोई दिलचस्पी है, ना ही कोई और बिहेवियर कि हाँ, उसका वेट गेन ना हो, बस वो फूड इनटेक कर रहा है और बहुत ज़्यादा कर रहा है और उसको इस तरह की रिकरेंट एपिसोड्स हो रही हैं, ठीक है। सिम्पटम्स की अगर हम बात करें, लार्ज अमाउंट ऑफ फूड का इंटेक होगा, ठीक है। और उसके बाद ये कि स्पेसिफिक टाइम में होगा। फिर जो है वो अ, इस उस वक़्त में खाना खा लेना, बहुत ज़्यादा खाना खा लेना कि इवन भूख भी नहीं लग रही थी, ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा खाना खा लिया और बहुत जल्दी से खाना खा लिया जब वो एपिसोड आई, ठीक है। और फिर वो जब एपिसोड गई है, ख़त्म हुई है, ठीक है, खाना खाने के बाद उसको क्या होगा, उसको एक तो वो डिस्ट्रेस फ़ील करेगा, अशेम फ़ील करेगा और गिल्टी भी फ़ील करेगा अबाउट ईटिंग, ठीक है। और इस मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो इस ईटिंग डिसऑर्डर के जो हेल्थ रिस्क हैं, एक तो ओबेसिटी,
ठीक है, मोटापा हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ेज़ हो सकती हैं, आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकता है और इवन हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। उसके बाद कुछ डिसऑर्डर्स आते हैं जिसको हम इस कैटेगरी में डीएसएम बताता है कि अदर स्पेसिफाइड फीडिंग और ईटिंग डिसऑर्डर। इसमें बेसिकली वो सारे जैसे अभी जो मैंने पीछे सिम्टम्स बताए हैं, जो क्राइटेरिया बताया है डिफरेंट ईटिंग डिसऑर्डर्स का, तो अगर ईटिंग डिसऑर्डर हमें नज़र आ रहा है कि हाँ एबनॉर्मल है या कोई ईटिंग बिहेवियर एबनॉर्मल है एक इंडिविजुअल का, लेकिन वो इस क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहा, तो फिर हम जो है वो उसको इस कैटेगरी में ले आते हैं। ठीक है, जैसे कि एटिपिकल एनोरेक्सिया नर्वोसा है, जिसमें इंडिविजुअल जो है वो उसी बिहेवियर में तो इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन उसका वेट जो है ना वो नॉर्मल से बिलो नहीं है। ठीक है, वो नॉर्मल ही है, लेकिन वो उसमें बाकी सारी अबनॉर्मलिटीज़ वैसे ही पाई जाती हैं। या फिर पर्जिंग डिसऑर्डर है, जिसमें वो पर्जिंग कर रहा है, मतलब उसने बिंज ईटिंग भी नहीं की, बहुत ज़्यादा खाना भी नहीं खाया, लेकिन वो बार बार जो है वो पर्जिंग कर रहा है, वॉमिटिंग कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं पर्जिंग डिसऑर्डर। उसको भी हम इस कैटेगरी में लेके आएंगे। ठीक है, उसके बाद जो नाइट ईटिंग सिंड्रोम होता है, जिसमें एक्सेसिवली जो इंडिविजुअल है वो रात के वक्त में फूड कंजप्शन कर लेता है, उसको भी हम इस कैटेगरी के अंदर लेके आएंगे। ठीक है, अगर हम कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो ईटिंग डिसऑर्डर के जो कॉजेज़ हैं वो एक कम्बिनेशन हो सकता है जेनेटिक, बायोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का। अगर हम जेनेटिक की बात करें तो फैमिली हिस्ट्री हो सकती है अगर किसी इंडिविजुअल की, तो वो जो है वो ईटिंग डिसऑर्डर का रिस्क बढ़ जाता है। फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं, जैसे कोई इंडिविजुअल है जो एनजाइटी फेस कर रहा है या उसको डिप्रेशन है या ओसीडी है, सो उसमें भी जो है वो ईटिंग डिसऑर्डर जो है वो कॉज का हो सकता है और रिस्क बढ़ जाता है। फिर उसके बाद कल्चरल और सोशल इन्फ्लुएंसेस, हम देखते हैं कि सोसाइटी बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती है कि हाँ आपको जो है वो इतना थिन होना चाहिए, या जो मीडिया जो है वो आइडियल बॉडी टाइप्स जो है वो उसको पोर्ट्रे करता है, तो उसका जो यंगस्टर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। वो कहते हैं कि हमने इतना जो है वो बॉडी इमेज मेंटेन रखना है, या वो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं और लीड करती हैं इस तरह के ईटिंग डिसऑर्डर्स को। फिर बायोलॉजिकल फैक्टर भी कॉज कर सकते हैं, जैसे इरेगुलर किसी का हार्मोन फंक्शन है या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है, तो वो भी जो है वो लीड कर सकती हैं ईटिंग डिसऑर्डर को। उसके बाद अगर हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करते हैं तो अगर अब मैं कहूँगी कि अर्ली इंटरवेंशन जितनी जल्दी हो सके और ट्रीटमेंट जो है वो क्रूशल होता है फॉर रिकवरी, उतनी जल्दी रिकवरी हो सकती है एक इंडिविजुअल की। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। एक तो थेरेपी, ऑब्वियसली आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वो आपको थेरेपी प्रोवाइड कर सकता है, वो आपको सीबीटी दे सकता है जिसमें वो रिकग्नाइज करेगा और चेंज करेगा आपके डिस्टॉर्टेड थिंकिंग और बिहेवियर जो भी ईटिंग और बॉडी इमेज से रिलेटेड है। या आपको वो फैमिली बेस्ड थेरेपी प्रोवाइड कर सकता है, जिसमें वो जो है फैमिली मेम्बर्स को भी ट्रीटमेंट के अंदर इन्वॉल्व करता है, ताकि और बेसिकली ये वाला जो फैमिली बेस्ड थेरेपी है ये एडोलेसेंस के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इसके अलावा डीबीटी है, डायलेक्टिव बिहेवियरल थेरेपी, वो यूज़ कर सकता है साइकोलॉजिस्ट, जिसमें वो जो है वो क्या करते हैं कि मैनेज करने की कोशिश करते हैं इमोशंस को और रिड्यूस करते हैं हार्मफुल बिहेवियर्स को। उसके बाद दूसरी चीज़ जो आती है वो है मेडिकल मॉनिटरिंग, रेगुलरली चेकअप करवाना कि वो एड्रेस कर सकें और मैनेज कर सकें फिज़िकल हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस को जो भी ईटिंग डिसऑर्डर के साथ साथ एसोसिएटेड हैं, वो भी इसका इसमें आ जाता है। फिर उसके साथ ही न्यूट्रिशनल काउंसलिंग भी आ सकती है कि गाइडेंस आपके डाइटिशियन से कि आप कैसे जो है वो ये हेल्दी जो ईटिंग हैबिट्स हैं उसको अडॉप्ट कर सकते हैं टू इंश्योर के प्रॉपर न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को मिल रही हो। और फिर मेडिकेशन, जैसे अगर मैंने बात की कि कोई इंसान अगर डिप्रेशन में है या एनजाइटी में है तो वो भी लीड कर सकता है इस तरह के डिसऑर्डर्स को, तो एंटी डिप्रेसेंट्स या और मेडिकेशंस जो हैं वो भी प्रिस्क्राइब की जा सकती हैं, ताकि जो मूड डिसऑर्डर्स हैं या कोई और अगर साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं जो कि लीड कर रहे हैं इसको, तो उनको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।